गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स के अगले टॉपिक कूलाम के नियम की चर्चा करते हैं। देखो आप, देखो अपना जो अगला पॉइंट है वो है कूलाम का नियम। होता क्या है कि वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदुवत आवेश, बिंदुवत यानी सूक्ष्म, कहने का मतलब है कि उन दोनों आवेशों की जो विमाएं हैं वो उन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम या नगण्य है, इसलिए इनको बिंदुवत माना गया है। तो वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। पहली बात तो यही होगी कि कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लागू होता है या कार्य करता है। थोड़ा सा होता है क्या, मैं बोल के बता देता हूँ या लिख भी देता हूँ शॉर्ट में, कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेश है मेरे पास, एक मान लो Q1 है, एक Q2 है, ये रफ बॉडी डायग्राम है, ये इनके बीच की डिस्टेंस या दूरी है जिसको मैं सिंबल R से लिख सकता हूँ। तो क्या रहा है कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो कूलामीय बल है, फिर वो आकर्षण प्रकृति या प्रतिकर्षण प्रकृति किसी का भी हो सकता है, तो इनके बीच लगने वाला कूलामीय बल का जो मान है वो निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक कि इस बल F का मान दोनों आवेशों की मात्राओं के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट तो ये है अपना। सेकंड नंबर कि इस बल F का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो पॉइंट है जो अपने को याद रखने हैं। दोबारा सुन लेना कि कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच में लागू होता है और इस बल का मान निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक कि ये जो बल F है उसका मान दोनों आवेश Q1 है और Q2 है, दोनों आवेशों की मात्राओं के परिमाणों के गुणनफल के तो होता है समानुपाती, जबकि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी R है उसके वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको मैं डायग्राम से समझते हैं। मान लिया मेरे पास यहाँ दो स्थिर बिंदुवत आवेश है इस प्रकार से, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल r। अब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो कूलामीय बल है जिसको मैं सिंबल F से लिख देता हूँ एक बार, जिसकी प्रकृति आकर्षण भी हो सकती है और प्रतिकर्षण भी हो सकती है, जो अपने आगे आएगा। तो इस बल F का मान इन दो बातों पर निर्भर कर रहा है। तो इन दोनों का गणितीय रूप कैसे होगा कि अगर इस बात को हम काम में लें तो बल F समानुपाती हो जाएगा Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण। अब हमें पता है कि जो भौतिक राशि है उसका परिमाण सदैव एक धनात्मक राशि के रूप में होता है, तो इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, या F समानुपाती Q1 इंटू Q2। ये तो आ गया अपने पास पहला पॉइंट या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस बल का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका मतलब बल F व्युत्क्रमानुपाती है R²। ये आ गई समीकरण नंबर 2।
जब दोनों को मैं एक साथ लिखूं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये बन जाएगा बल F समानुपाती Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। जब हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, एक नियतांक आएगा और हमारे पास समीकरण बनेगी बल F बराबर K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये है कूलाम बल का समीकरण या व्यंजक जिसको हम बोलते हैं, और ये हमें याद भी रखना पड़ेगा। इसको स्थिर वैद्युत बल भी बोलते हैं। तो बल F बराबर हो गया K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये आगे अपने पास समीकरण। अब क्या कह रहा है कि यहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। और वो माध्यम कौन है? दोनों आवेशों के बीच में वायु है, निर्वात है या अन्य कोई माध्यम है। तो K एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहाँ दो स्पेशल पोजीशन खड़ी होती है, दो केस मान लो अपने। केस नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम निर्वात या वायु है तो समीकरण 3 से, देखो 3 को काम में कैसे लेंगे। कह रहा है अगर दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात, या कैसे बोल दो निर्वात या वायु है, तो उस कंडीशन में K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको एप्सिलॉन नोट भी बोल देते हैं। देखो यूँ सिंबल लिख के ये होता है एप्सिलॉन, 0 बोल दो, नोट बोल दो, दोनों से ये गलत कोई निकलेगा आपका। तो K की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका एक निश्चित आंकिक मान भी होता है जिसका मान है 9 × 10⁹ और इसका जो मात्रक है वो इस सूत्र से आएगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। देखो अगर मुझे K का फॉर्मूला चाहिए तो आर स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा और Q1 और Q2 को भी इधर भेजना पड़ेगा। तो ये बटा वाली तो इधर आती है गुणा में, और ये गुणा वाली इधर आती है बटा में। तो मुझे K का एक अन्य सूत्र मिल जाएगा F × आर स्क्वायर बट्टा Q1 Q2। अब मुझे इसका मात्रक चाहिए, तो हमें पता है बल का मात्रक होता है न्यूटन। आर कौन है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी का मापन करते हैं मीटर में, और यहाँ है स्क्वायर, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर बट्टा आवेश का मात्रक कूलाम, इसका भी कूलाम, तो कूलाम × कूलाम, ये बन गया कूलाम स्क्वायर। तो हमें K का जो मात्रक मिलेगा वो मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास K की वैल्यू। अब यह है निर्वात के लिए लगने वाले बल के लिए K का मान। तो हमें क्या कह रहा है समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से F की जगह मैं क्या लिख दूंगा F0 या F0। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये निर्वात में लगने वाला बल है। हालांकि न्यूमेरिकल में आप F भी लिख सकते हो। तो जब मैं K का मान यहाँ रखूँगा तो समीकरण बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये आ गई समीकरण नंबर 4, निर्वात के लिए लगने वाले कूलाम बल का व्यंजक समीकरण। ये अपना पहला केस हो गया। फिर सेकंड नंबर देखो, उसके लिए हमें इसी को काम में लेना पड़ेगा। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा मिटो देता हूँ एक बार। देखो पोजीशन 2 या केस नंबर 2, यदि दोनों आवेशों के बीच एप्सिलॉन विद्युतशीलता वाला कोई माध्यम है तो उस कंडीशन में हमें K का मान मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। आप इसको एप्सिलॉन m भी लिख सकते हो, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होती है वो अपने आगे एक टॉपिक करके बता देंगे। तो K की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इस K का मान मुझे यहाँ रखना है, तो इसलिए समीकरण 3 से, तो जब ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो देखो माध्यम
के लिए जो बल लगेगा वो भी माध्यम में लगने वाला बल होगा। जैसे निर्वात के लिए आपने F0 लिखा है, वैसे ही माध्यम के लिए आप लिखोगे Fm, और ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R²। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 3 कुलाम्बीय बल का व्यंजक समीकरण है। मेन तो अपने को यही याद रखनी है। अब अगर माध्यम वायु या निर्वात है तो फिर इस सूत्र को लगा लो। कोई अन्य विद्युतशीलता का मात्रक है तो आप इस सूत्र को लगा सकते हो। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कूलाम्ब नियम कि वैज्ञानिक कूलाम्ब ने दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए यह बताया कि इस बल का जो मान है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के परिमाणों के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती। अरे ये आगे अपने पास यहाँ आई थी एक समीकरण नंबर 1 इस प्रकार से, F समानुपाती Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस बल F का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने लिखा F व्युत्क्रमानुपाती R²। हो गया। जब दोनों को एक साथ लिख दिया तो आ गई समीकरण 3, F बराबर K Q1 Q2 बटा R², जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर ये कह रहा है कि K की वैल्यू अगर माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है तो हमारे को दो स्पेशल केस मिल जाएंगे। नंबर फर्स्ट कि यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम निर्वात या वायु है तो फिर समीकरण 3 से क्या करना पड़ेगा, K का मान रखना पड़ेगा। तो माध्यम वायु या निर्वात के लिए K की ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ और इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर। अब इसको कहते हैं एप्सिलॉन 0, यह है निर्वात की विद्युतशीलता। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ इसके बारे में, साथ साथ में समझा भी देते हैं। एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका जो मान होता है वो होता है 8.85, हालांकि आगे भी चलता है लेकिन अपने को यहीं तक की आवश्यकता है। 8.85 × 10⁻12। अब इसका जो मात्रक है ना वो इस K के मात्रक के देखो व्युत्क्रम में आएगा। बिल्कुल इसको यहाँ ले आओ, K को यहाँ लाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अरे इसका मात्रक मिल जाएगा कूलाम्ब स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये लो, ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका मान हो गया। तो एप्सिलॉन 0 कौन है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इस K की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो आपको निर्वात में लगने वाला बल मिल गया। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि अगर दोनों आवेशों के बीच एप्सिलॉन विद्युतशीलता का कोई माध्यम रखा हुआ है, अब वो माध्यम कोई भी हो सकता है, तो यानी एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है ना वो निर्वात के अलावा अन्य कोई भी जो माध्यम है सबके लिए अलग अलग होती है। इसलिए इसका कोई फिक्स मान नहीं मिला हमें, केवल ये सूत्र ही पता है कि K बराबर हमने क्या लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन। जब ये वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो ये समीकरण बन जाएगी Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R²। ये है दोनों आवेशों के बीच एप्सिलॉन विद्युतशीलता वाला कोई माध्यम रखने पर लगने वाला कूलाम्बीय बल। ठीक है। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट एक पॉइंट है छोटा सा कि ये जो कूलाम्बीय बल है जिसको हम नाम दे रहे हैं स्थिर वैद्युत बल, इसको हम चाहें तो देखो संकेत चिन्ह FE से भी लिख सकते हैं। कई जगह इसकी आवश्यकता पड़ जाती है, बाकी आप F से लिखो, FE से लिखो, निर्वात है तो F0 से लिखो। ये जो कूलाम्बीय बल है वो एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल होने का मतलब क्या है कि इस बल की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है इस प्रकार से। अब जैसे मान लो इसके कारण इस पर लगने वाला बल इधर भी हो सकता है तो इधर भी हो सकता है, इसके कारण इस पर लगने वाला बल यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से कोण मिल रहा है आपको यहाँ, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए केंद्रीय बल है। तो इस बात को आप अच्छे ढंग से याद रखना कि कूलाम्बीय बल की जो डायरेक्शन यानी दिशा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अनुदिश का मतलब उसी की दिशा में। अब ये बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, वो दोनों में से किसी का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है दिए गए क्वेश्चन पर, क्या उन्होंने आवेश धनावेश दे रखा है या ऋणावेश।
पिछले वीडियो में हमने एक बात कही थी कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण कार्य करता है। बस वही लाइन अपने को याद रखनी। देखो स्टूडेंट, ये हो गया कूलाम का नियम। आपको ये सूत्र ये भी याद रखना है, आपको के का मान भी याद रखना पड़ेगा, साथ में एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल जो आ जाते हैं वहाँ एप्सिलॉन जीरो का मान दिया हुआ नहीं होता, फिर हमें इसको रखना ही पड़ता है। और मात्रक भी याद रखो। अब देखो हम पढ़ते हैं के की विमा। भाई विमा कैसे निकालेंगे? वैसे तो 11वीं क्लास से शुरू हो जाती है ये चीज़, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देते हैं। देखो के की विमा या विमा, या हम कह देते हैं विमीय सूत्र। हमारे पास के के लिए देखो मात्रक जो है, क्योंकि मात्रक से विमा आसानी से निकलेगी, तो हमें पता है कि इस के का जो मात्रक है मेरे पास वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम स्क्वायर। अब मुझे तो विमा चाहिए, तो के की विमा न्यूटन बल का मात्रक है, या जिसको हम कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी अगर मैं विमा लिखूं तो ये बन जाएगी m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। मीटर लंबाई का मात्रक है तो l लगेगा, पावर 2 है तो ये लो 2 चढ़ा दिया अपने ने, बटा कूलाम तो आवेश का मात्रक है। शुरू वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो आवेश है उसकी जो विमा है इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 t की पावर 1, क्योंकि इसका एक मात्रक मिला था एम्पियर सेकंड, उसी के आधार पर है। तो ये हमने लिख दिया a की पावर 1 t की पावर 1, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब हमने पढ़ रखा है 11वीं में एक समान विमीय पदों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ l की पावर 1 और यहाँ l की पावर 2, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो उस कंडीशन में ये तो 3 हो गया, यानी कि ऊपर की ओर जो पद बनेगा वो होगा m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर -2, और इसको स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा a की पावर 2 t की पावर 2। अब नीचे वाले विमीय पद को आप ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर -2। अब ये जो नीचे घात प्लस की है ऊपर जाते हैं माइनस की हो जाएगी, a की पावर -2 और t की पावर -2। अब हमें तो MLT के पदों में लिखना है इसको। तो देखो m का पद तो एक ही बार है, तो m की घात 1, यहाँ l की घात 3, फिर t की घात ये -2 और ये -2, टोटल हो जाएगा -4, और ये हो गया अपने पास a की पावर -2। ये आ गई मेरे पास k की विमा। तो k की जो विमा या विमीय सूत्र है वो है m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर -4 a की पावर -2। अब आप लोग चाहो तो निर्वात की विद्युतशीलता की विमा निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि इसका मात्रक k के मात्रक का उल्टा है, तो विमा उल्टी होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा। तो अपने को एप्सिलॉन जीरो की जो विमा मिलेगी वो मिल जाएगी, देखो m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर +4 और a की पावर +2। ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि कई बार विमीय सूत्र पूछ सकता है। मेन एग्जाम में तो नहीं आया हुआ, लेकिन सप्लीमेंट्री एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं विमा से। फिर देखो नेक्स्ट, तो नहीं हो। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना कूलाम नियम का सदिश रूप। कूलाम नियम का सदिश रूप। इसमें एक बात याद रखना, अभी मैंने बताया आपको कि कूलामीय बल की जो
दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। वो या तो दूर होगी इस प्रकार से या एक दूसरे की ओर होगी। तो उस कंडीशन के लिए अपने इसका सदिश रूप देखो कैसे लिखते हैं। इसको यूँ लिखा जाता है सदिश एफ या वेक्टर एफ बोल दो आप। सदिश एफ बराबर के Q1 Q2 बट्टा सदिश आर के परिमाण का स्क्वायर इंटू आर के, जहाँ आर के एक इकाई सदिश है जिसकी जो दिशा होती है वो हमें सदिश एफ की दिशा को बताएगी। भाई शॉर्ट में समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब हमने पहले से पढ़ रखा है कि जो एकांक सदिश होता है उसका मान होता है सदिश राशि बट्टा सदिश राशि का परिमाण। अब ये मान अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये बन जाएगा सदिश f बराबर के Q1 Q2 बट्टा सदिश r के परिमाण का स्क्वायर इंटू सदिश r बट्टा सदिश r का परिमाण। तो जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये अपनों ने पढ़ ही रखा है पहले से ही। तो ये घात 2 और ये घात 1 तो ये टोटल 3 हो जाएगी और ये बन जाएगा सदिश f बराबर के Q1 Q2 बट्टा सदिश r के परिमाण की क्यूब इंटू सदिश r। अब ये भी सदिश रूप है और ये भी सदिश रूप है, दोनों ही सदिश रूप हैं। इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लिया अपनों ने, एक सूक्ष्म या छोटे रूप के अंदर है। ये है कूलाम नियम का सदिश रूप। दोबारा देख लो, सदिश f बराबर के Q1 Q2 बट्टा सदिश r के परिमाण का स्क्वायर इंटू r के। हम जानते हैं r के इक्वल टू होता है सदिश r अपॉन सदिश r का परिमाण। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो तो ये आ गया, यहाँ घात 2 और यहाँ घात 1 टोटल हो जाएगी 3। तो ये भी सदिश रूप है और ये भी सदिश रूप है। ये हो गया कूलाम नियम का सदिश रूप। अब देखो नेक्स्ट 3 परिभाषाएं हैं जो अपने को याद रखनी है और उन परिभाषाओं से संबंधित एक सूत्र भी आएगा जहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है, अपनी किताब में उदाहरण दे भी रखे हैं। तो देखो मैं 3 परिभाषाओं की बात करूँगा। एक तो है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। एक नंबर 2 है माध्यम की विद्युतशीलता, जिसको मैं एप्सिलॉन या एप्सिलॉन m से भी बोल सकता हूँ। एक नंबर 3 जो एग्जाम में आ भी चुकी है पहले, ये है परावैद्युतांक, इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक या इसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी सापेक्ष गति से संबंधित हो गया। और हम इसको सिंबल लिखेंगे एप्सिलॉन r से। तीनों इसलिए एक साथ लिखी है क्योंकि परिभाषाएं लगभग इक्वल है। अब इसमें एक नाम आ रहा है विद्युतशीलता, होती क्या वो सुन लो। विद्युतशीलता का मतलब है कि विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता। कुछ किताबों में विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहा गया है, वो भी सही है। तो विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की जो कैपेसिटी या क्षमता होती है वो कहलाती है विद्युतशीलता। क्या होती हैं विद्युत बल रेखाएं, ये अपने नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पता चलेगा अपने को। तो विद्युतशीलता इतने से पता चल गया अपने को कि विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता। कहाँ से गुजरने की? निर्वात में से। तो परिभाषा क्या बनेगी? निर्वात में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता ही निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। दोबारा सुन लो, निर्वात में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता ही निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, जिसको सिंबल हम लिखते हैं एप्सिलॉन 0 से। फिर सेकंड है माध्यम की विद्युतशीलता। परिभाषा सेम है, बस निर्वात की जगह माध्यम आ गया। तो माध्यम में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है माध्यम की विद्युतशीलता। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परावैद्युतांक या जिसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता इसकी परिभाषा क्या है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता। दोबारा सुन लो, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता ही आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाती है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, सूत्र बेस इसकी परिभाषा में थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ। एप्सिलॉन r बराबर होता है एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन 0।
यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। दोबारा सुन लो, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों का जो अनुपात है वो परावैद्युतांक कहलाता है। दोबारा बता देता हूँ कि माध्यम की विद्युतशीलता को हम चाहें तो एप्सिलॉन एम से भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बट्टा एप्सिलॉन जीरो। ये होगी अपने पास तीन परिभाषाएं, परावैद्युतांक, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, दोनों का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है। या इसकी परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हो, निर्वात के सापेक्ष माध्यम में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। अब अपने ये सूत्र काम में आएगा, मैं एक बार इसको यहाँ लिख देता हूँ, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन जीरो। इसको उल्टा मत कर देना वरना न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। अब मान लिया मेरे पास दो बिंदु आवेश हैं, डायग्राम थोड़ा हवा में समझना पड़ेगा। दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 एक है Q2। जैसे इसको देखो, ये Q1 ये Q2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे पर कूलाम ये बल लगाएंगे, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। तो अगर इन दोनों के बीच में माध्यम वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है, तो उस स्थिति में जो कूलामीय बल लगेगा उसका सूत्र हमें पहले पता है, हमने ज्ञात कर लिया था, वो हो जाएगा F0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बट्टा स्मॉल r स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हो गया। अब वही दोनों आवेश उतनी ही दूरी r पर है, अगर अब इन दोनों के बीच में एप्सिलॉन विद्युतशीलता वाला कोई माध्यम रख दिया जाए, कोई अन्य माध्यम हो जाए निर्वात के अलावा, एप्सिलॉन जिसकी विद्युतशीलता का मान है, अगर रख दिया जाए तो फिर लगने वाला जो बल होगा वो होगा Fm बराबर हो जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा स्मॉल r स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। आ जाएंगी दोनों। अब समीकरण एक को 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, यानी बाएं पद में बाएं पद का भाग और दाएं पद में दाएं पद का। तो कहने का मतलब ये हो गया कि F0 बट्टा Fm। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, यानी कि ये जो संख्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर में भाग लगाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा स्मॉल r स्क्वायर। इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये भी कट गया। अब ये बट्टा वाली नीचे हरी आ जाएगी ऊपर, और समीकरण बन जाएगी F0 बट्टा Fm बराबर, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हरी हो गया एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन जीरो। ये अपने पास एक अलग से इक्वेशन आ गई। ये आ गई अपने पास, जैसे मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन कौन है? माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता। अब चूंकि हम जानते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। ये आ गई समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 से इन दोनों का जो अनुपात है वो एप्सिलॉन r के बराबर है, तो समीकरण 3 में इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन r। अगर ये मान मैं यहाँ रख दूँ तो मुझे एक नया फॉर्मूला मिलेगा F0 बट्टा Fm बराबर हो गया एप्सिलॉन r। ये लो एक नया फॉर्मूला और आ गया मेरे पास। ये आ गई समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 जो है वो परावैद्युतांक का भी समीकरण है। हालांकि ये भी एक परिभाषा है, इनको क्या करना है, याद रखना है थोड़ा सा इस प्रकार से। ये एक वो वीआईपी सूत्र हैं जिनको हमें लॉन्ग टाइम तक याद रखना पड़ेगा अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहते हो। देखो जैसे ये भी सूत्र है मेरे पास, एप्सिलॉन r बराबर निर्वात में, परिभाषा आप ऐसे भी बोल सकते हो कि निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलामीय बल तथा माध्यम में लगने वाले कूलामीय बल का जो अनुपात है वो परावैद्युतांक कहलाता है। अब ये दो वीआईपी सूत्र हो गए जिनको अपने को याद रखना ही पड़ेगा। तो एप्सिलॉन r क्या किसके बराबर हो गया, निर्वात में कूलामीय बल बट्टा माध्यम में कूलामीय बल। अब अगर मैं इसका वज्र गुणा अगर कर दूं तो हम यूं भी लिख सकते हैं ना, F0 बराबर एप्सिलॉन r इंटू Fm। अब यहाँ से एक चीज़ तो हमें तय होगी, पता भी चल गया
कि माध्यम के बजाय निर्वात में कूलाम्य बल का मान ज़्यादा होता है। इसलिए वो लाइनें लिखी हुई हैं कि भाई प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि निर्वात में कूलाम्य बल का मान माध्यम के बजाय ज़्यादा होता है। कितना गुना ज़्यादा होता है? एप्सिलॉन आर गुना ज़्यादा होता है। या हम चाहें तो यहाँ से एफ एम का भी सूत्र निकाल सकते हैं। तो इसको अगर इधर भेज दूँ तो ये बन जाएगा F0 बट्टा एप्सिलॉन आर बराबर हो गया Fn। ये एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास। बस ये तीन परिभाषाएं हैं जो अपने को याद रखनी। एक निर्वात की विद्युतशीलता, फिर माध्यम की विद्युतशीलता, और एक है परावैद्युतांक। अब अलग अलग माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान अलग अलग होता है, ये भी अपने को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखो वायु या निर्वात, पहला पॉइंट है वायु या निर्वात, इसके लिए इसका मान लगभग 1 माना गया भाई। ठीक है, याद रख लोगे। वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू लगभग कितनी मानी गई है? 1 मानी गई है। एक शुद्ध जल, जिसको हम अशुद्ध जल भी कह देते हैं, तो शुद्ध जल के लिए इसका मान होता है 80। हालांकि तो किताबें हैं जिनमें 81 लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो सही मान है वो अपने पास 80 ही होगा। फिर एक है जो चालक पदार्थ होते हैं, उन चालक पदार्थों के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है अनंत, इन्फिनिट। याद रखना, जो जिनकी प्रकृति सुचालक होती है। तो धात्विक चालक या चालकों के लिए या धातुओं के लिए आप धातु याद रख लेना, क्योंकि ज़्यादातर इसी के बारे में ही दिया हुआ होता है। फिर हम पता लगा ही लेते हैं कि उनकी प्रकृति कैसी है, चालक। तो धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है उसका मान अनंत होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखना, वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, शुद्ध जल के लिए 80 होता है, और धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो बोर्ड पर आप, इन फॉर्मूलों को आपके लिए रख देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं कि हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। ठीक है, जब वो दोनों आवेश, चलो मैं थोड़ा वो डायग्राम बना देता हूँ इसका, Q1 और Q2 है। जब इन दोनों के बीच माध्यम निर्वात है तब लगने वाले बल का मान 18 न्यूटन है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जब इन दोनों के बीच, यानी Q1 और Q2 के बीच 3 मिलीमीटर यानी 3 mm, तो 3 मिलीमीटर मोटाई, 3 मिलीमीटर मोटाई की पट्टिका को रख देने पर, पट्टिका को रख देने पर लगने वाला जो कूलाम्य बल है उसका मान 6 न्यूटन है। यानी कि हमने क्या किया कि जब निर्वात था तब लगने वाला बल 18 न्यूटन है, लेकिन जब दोनों के बीच में 3 मिलीमीटर मोटाई की किसी पट्टिका को रख दें तब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 6 न्यूटन है। तो ये क्या कह रहा है कि बताओ पट्टिका का परावैद्युतांक कितना होगा। अब हमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू चाहिए। तो याद है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है कि जब दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात है तब बल कितना है? 18 न्यूटन है। तो बल ही तो दे रखा है, और निर्वात के लिए दे रखा है, तो निर्वात के लिए हमने बल को सिंबल लिखा है F0 से, और उसकी वैल्यू दे रखी है 18 न्यूटन। अब बीच में 3 मिलीमीटर मोटाई की पट्टिका, तो मोटाई को हम T से लिख सकते हैं, तो ये 3 mm है। अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो हमें मिलीमीटर को चेंज करना पड़ेगा, और देखो तो मिलीमीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर। कह रहा है कि इस मोटाई की पट्टिका को रखते ही बल 6 न्यूटन हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि निर्वात तो हट चुका है, और कोई 3 मिलीमीटर मोटाई की कोई पट्टिका आ गई, तो पट्टिका किसी न किसी अन्य पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। कहने का मतलब निर्वात तो नहीं है, कोई अन्य माध्यम है। तो यहाँ जो बल लग रहा है वो अन्य माध्यम के कारण लग रहा है, और माध्यम के कारण लगने वाले बल को हम लिखते हैं Fm से, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6 न्यूटन। पूछ क्या रहा है कि बताओ पट्टिका का परावैद्युतांक कितना होगा, और इसको हम सिंबल लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। देखो आपके सामने वैल्यू है। अब सूत्र की पहचान आपको करनी है। तो हमें पता है कि चूंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर, हमने क्या पढ़ा था कि निर्वात में कूलाम्य बल और माध्यम में कूलाम्य बल का जो अनुपात है वो परावैद्युतांक के बराबर होता है। अब इस सूत्र में हमें टी की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि सूत्र में है ही नहीं दे रखा टी का मान कहीं पर। तो सीधी बात है, ये तो सिर्फ अपने एक उन्होंने बताया है कि जिस पदार्थ को हमने लिया उसकी कोई ना कोई मोटाई दे रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटाई तो उसकी होगी, जैसे इसी को देख लो ना, इसकी भी हो जाएगी, अगर मैं बीच में रखूँगा तो यहाँ से देख लूँगा मैं। तो उस कंडीशन में हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमें इन दोनों के मान रखने हैं। तो देखो F0 का मान है 18 न्यूटन, Fm का मान है 6 न्यूटन। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको परावैद्युतांक का जो मान मिलेगा वो मिल जाएगा 3। अब चूंकि परावैद्युतांक है वो दो एक समान भौतिक राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो मैंने कोष्टक में लिख दिया मात्रकहीन, और जो मात्रकहीन है वो होते हैं विमाहीन। तो ध्यान रखना एप्सिलॉन r का जो मान हो गया वो मेरे पास आ गया 3। अब बाकी जो न्यूमेरिकल है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।